ये और शर्माइए शर्माइए, रोज बैठ के इंडिया को गाली देते हैं, वो कहां से कहां जा रहा है। अगर आपने उसका मुकाबला करना है तो आपको भी ऐसा बनना होगा। ये आज वक्त है अपने गिरबान में झांकने का। आपको बुरा तो मैं बहुत लग रहा हूंगा, लेकिन मैं बात सच्ची करूंगा आपसे। अगर आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप मेडिसिन की बात करें, इंडिया उसमें भी हमसे आगे है। आप इंपोर्ट की बात करें, इंडिया उसमें हमसे आगे है। आप इवन दो अब क्रिकेट का सीजन चल रहा है, हर जगह ही इंडिया हमसे आगे है। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों जागो। इंडिया ने पूरी दुनिया में यूपीआई के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया जो है वो डिजिटली कहां से कहां पहुंच गया। आपके मुल्क में अभी अमेज़न तक नहीं आया यार। उन्होंने अपनी सोच प्रोग्रेसिव रखी है हमेशा। वो लोग कभी भी अपने आप को किसी चीज में उन्होंने पार्टिसिपेट करने से घबराए नहीं। लेकिन क्या हमने इसी में गुजारा करना है कि हम लड़ बड़ा अच्छा लेते हैं भाई, और कोई काम नहीं करना हमने। इस ऐप के आने के बाद कोई एक सब्जी वाला भी इंडिया में अब कैश नहीं लेता। छोटे से छोटा वेंडर, यहाँ तक कि बेकारी भी इंडिया में कैश नहीं लेता। मैं ये वीडियो इंडिया की और इंडियंस की तारीफें करने के लिए नहीं बना रहा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आज आप और मैं, हम सब मिलकर अपना मवाखजा खुद करें कि हम करते क्या है पिछले 70 सालों में, वो कहां से कहां पहुंच गए और हम आज कहां पर खड़े हुए हैं। सर, इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में चाइना को पीछे छोड़कर नंबर 1 रैंकिंग अपने नाम कर ली है। क्या कहेंगे, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन में इतना आगे निकल चुके हैं, इंडिया में कैश यूज नहीं होता और पाकिस्तान की आवाम को पता ही नहीं है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन होती क्या है। बेसिकली इसकी मेन रीज़न तो ये है कि वो हर चीज़ में हमसे आगे हैं पाकिस्तान से। एक तो वो टेक्नोलॉजी वाइज भी आगे हैं, तो वो कोशिश करते हैं हर चीज़ में मतलब कि आगे जाने की और इम्प्लीमेंट करने की। आज जो खबर मैं आपको दे रहा हूं ना, और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो किसी मुल्क के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे भी खुशी हुई, लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा है। मुझे थोड़ी सी नहीं बल्कि मुझे बहुत ज्यादा से शर्मिंदगी भी हो रही है कि ट्विटर का जो नया सीईओ है वो भी एक इंडियन है। वो भी एक इंडियन है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि इससे पहले जो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टी बिलियनियर जो फर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी और आईटी फर्म्स हैं, उनके जो सीईओज हैं इस वक्त, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो इस वक्त इंडियंस हैं। आपको क्या वजह नजर आती है कि दोनों मुल्क आजाद एक साथ हुए? इंडिया टेक्नोलॉजी में हमारे से बहुत आगे निकल गया, मगर आज हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी में। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी सोच प्रोग्रेसिव रखी है हमेशा। वो लोग कभी भी अपने आप को किसी चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट करने से घबराए नहीं, पीछे नहीं हुए। वो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स में नहीं पड़े। उन्होंने अपने गवर्नमेंट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा अलग रख कर एक काम किया, और जहां उनको पब्लिक को उनकी गवर्नमेंट की जरूरत हुई, उनकी गवर्नमेंट हमेशा वहां अवेलेबल रही। इसके साथ साथ आज आपको बताता हूं कि कौन कौन से बड़े इंडियंस हैं जो कि बड़ी मल्टी बिलियन फर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा दोस्तों। इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी एक इंडियन है। उसका नाम है सत्य नडेला। सत्य नडेला एक इंडियन है जो कि इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंप्यूटर पाकिस्तान में चल रहा होगा जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज आपने इंस्टॉल नहीं की होगी। अब आप ये समझ लें कि माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी बला का नाम है, उसको भी एक इंडियन चला रहा है। आगे आए जनाब। फिर एडोब का पता है आपको? एडोब, या कुछ लोग उसको एडोबे भी कहते हैं, जिसपे आप फोटोशॉप वगैरह करते हैं, एडिटिंग करते हैं। एडोबे का सीईओ भी एक इंडियन ही है। अगर आपको आईबीएम का नहीं पता, आईबीएम कंप्यूटर्स हमारे दौर में जब हम बचपन में थे तब हमने आईबीएम कंप्यूटर्स पर काम करना शुरू किया। अभी भी आईबीएम जो है वो चिपसेट्स बनाता है, मदरबोर्ड्स बनाता है जो कंप्यूटर्स में लगते हैं। आईबीएम का सीईओ अरविंद कृष्णा एक इंडियन है। फिर VMware, ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, इसका जो सीईओ है वो भी है एक इंडियन। उसका नाम है राघव रघुराम। गूगल का सीईओ कौन है? गूगल के बगैर तो हमारी जिंदगी नहीं है ना आजकल। आज तो हम हर चीज गूगल करते हैं। हमने जो कुछ सुनना हो, जो कुछ पढ़ना हो, जो कुछ ढूंढना हो, यहां तक कि रास्ता भी आज हम गूगल मैप से ढूंढते हैं, हमें रास्ता भी गूगल बताता है। गूगल का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी एक इंडियन है, सुंदर पिचाई। आपको पता है कि इंडिया में यूपीआई का इतना इस्तेमाल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा सस्ता है और वहाँ पे मोबाइल फ़ोन भी जो है वो अफोर्डेबल है। इसलिए उनका छोटे से छोटे लेवल का बंदा भी इस ऐप को, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है। जबकि पाकिस्तान में आप देख लें, हमारे इंटरनेट प्राइस कितने ज़्यादा हाई हैं। फ़ोन है तो 40-50 हज़ार से आपको नीचे का अच्छा फ़ोन नहीं मिल सकता।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर टैक्सेस की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से हम लोग ऑलरेडी अफोर्डेबल चीज़ों को भी हम लोग जो है ना हमारे लिए अनअफोर्डेबल बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट इंटरेस्ट को ही पूरा करते करते हम लोग के अपनी हर चीज़ जो है ना वो पीछे हो जाती है। तो ये चीज़ तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक। पराग अग्रवाल एक नौजवान आदमी है जिसको ट्विटर का सीईओ बना दिया गया है। इससे पहले जैक थे सीईओ, उन्होंने रिजाइन किया है और इनको लेके आया गया है। यानी पूरी दुनिया में ट्विटर जो अमेरिका के एक अमेरिकन फर्म है, उनको अमेरिका में कोई शख्स नहीं मिला इतना काबिल, वो एक इंडियन को लेकर आए हैं। जिस तरह वो एग्रीकल्चर में देखें वहाँ पर बिजली बहुत सस्ती है, इवन के फ्री है, और एग्रीकल्चर में वो इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया हुआ है। इन खासकर 8-10 सालों में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। इसी तरह टेक्नोलॉजी में भी ऑब्वियसली आगे है और वो उसे सस्ते से सस्ता कर कर अपने क्या कहते हैं अवाम तक वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त पराग अग्रवाल IIT का पढ़ा हुआ ट्विटर का सीईओ लगने जा रहा था, आज तो उसकी अपॉइंटमेंट हुई ना, चंद महीने पहले उसकी नॉमिनेशन आ चुकी थी, उस वक्त हमारे मुल्क में हमें पता नहीं था कि धरने हो रहे हैं। हम धरने दे रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा था, ठीक है जी, और कहा जा रहा था जनाब कि आज मुल्क बंद कर देंगे हमारा, और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस, वो पूरी दुनिया पर राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, ये फलां सियासतदान ने ये कह दिया तो फलां सियासतदान ने ये कह दिया। कभी चीनी महंगी हो गई, कभी आटा महंगा हो गया, कभी चीनी नापैद हो गई, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कभी डॉलर ऊपर चला गया, और कभी जनाब अब हम सोच रहे हैं कि हम तालिबान को माफ कर दें, हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके उनको माफी दे दें। हमने ये कर भारत की सेकंड क्वार्टर की रिपोर्ट में भारत की इकोनॉमी 8.4% ग्रो की है, यानी कि भारत की इकोनॉमी में 8.4% ग्रोथ रेट देखने को मिली है। इसका क्रेडिट किसको जाता है? और इस पेंडेमिक के बावजूद भारत ने अपनी इकोनॉमी को ना सिर्फ स्टेबल किया बल्कि इसे पॉजिटिव ग्रोथ में लेकर आए। उनकी एफर्ट उनकी इकोनॉमी में नजर आ रही है, जिस हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, जिसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स नजर आते हैं। यानी कि भारत हर फील्ड में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, दैट्स व्हाई उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, राइज कर रही है। हम अभी यही फंसे हुए हैं कि टिकटॉक बैन करना है या अनबैन करना है, फेसबुक को बैन करना है या अनबैन करना है। हम अभी तक यही फंसे हुए हैं दोस्तों। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सुनिए और शर्माइए। रोज बैठ के इंडिया को गाली देते हैं, वो कहां से कहां जा रहा है। अगर आपने उसका मुकाबला करना है तो आपको भी ऐसा बनना होगा। ये आज वक्त है अपने गिरबान में झांकने का। आपको बुरा तो मैं बहुत लग रहा हूं, लेकिन मैं बात सच्ची करूंगा आपसे। अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बहुत फायदा हुआ, और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या फायदा होता है? हम कभी अपने अड्डे दे देते हैं अफगानिस्तान पे बमबारी करने के लिए, कभी हम ड्रोन अटैक करने की इजाजत दे देते। हमसे तो ये फायदा हुआ है अमेरिका को अब तक, जिसका वो कभी भी शुक्रगुजार नहीं है। हमने क्या फायदा दिया दुनिया को, ये देखिए। हमने क्या कंट्रीब्यूशन दी है दुनिया को अभी तक, कुछ अंदाजा भी है आपको क्या दिया है हमने अब तक पाकिस्तानियों ने? हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अब हमने गौरी मिसाइल बना लिया, हमने बनाए यार, कुछ और भी तो करें साथ साथ। IT एक्सपर्ट्स दे, बड़े बड़े डॉक्टर्स दे। एक नोबेल इनाम याफ्ता शख्स आपको मिला था, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया आपने पकड़ के। मैं नाम नहीं लूंगा, मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अब हम हर चीज में हम फिरके को ले आते हैं, हम हर चीज में मजहब को ले आते हैं। जिसने गलत काम किया, जो गैर अल्लाह और रसालत पर ईमान नहीं रखता, वो अपना अंजाम खुद भुगतेगा। आपका काम है उस बंदे के पोटेंशियल से फायदा उठाओ। यही काम इंडिया कर रहा है।